को आप लोगों ने देखा होगा कि अब बच्चे, एक ही परिवार को ले लो, तो एक माँ के 4 संतान, ठीक है, एक माँ के 4 संतान हुए कि नहीं हुए? तो समन्वय इसमें 4 संतानें हैं कि माँ है? कौन बताएंगे? माँ है। बहुत बढ़िया। माँ जो है इसमें समन्वय है, 4 बच्चों को जन्म दे देती है, चारों बच्चे भिन्न हैं चारों उसी के बच्चे, परंतु गुणों के कारण जो है उन बच्चों में भिन्नता है, क्योंकि वह कार्य जगत है ना। माँ क्या है? माँ मूल प्रकृति है, समन्वय है, ठीक है। हाँ, मूल प्रकृति मतलब समन्वय है, ठीक है। हाँ, कारण है। तो भिन्नता, पदार्थों में भिन्नता हो सकती है, परंतु माँ तो एक ही रहती है, पिता एक ही रहता है, ठीक है। इसीलिए एक व्यक्ति ने और प्रश्न किया कि एक ही माँ के अलग अलग संतानें क्यों होती हैं? माँ एक रहती है और संतानें 4 कैसे हो जाती हैं? बताइए। हैं? हाँ, असमन्वय होना, समन्वय होने के कारण, असमन्वय नहीं, समन्वय होने के कारण। समझ में आ गई बातें? और एक उदाहरण सुन लीजिए। अंगूर का पेड़ है, तो अंगूर के गुच्छे देखे होंगे ना आप। अब उसमें जितने अंगूर गुच्छे में लगे होते हैं सब एक समान होते हैं कि अलग अलग होते हैं? सब अलग अलग होते हैं, परंतु उन सबको क्या कहा जाता है कुल मिलाकर के? अंगूरी कहा जाता है। हाँ, पेड़ के आम भी छोटे बड़े रहते हैं, ये भी उदाहरण सही है आपका, परंतु वो आम ही कहे जाते हैं। तो कभी भी जब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो पदार्थ हैं, चाहे व्यक्ति है, जब प्रकृति कोई भिन्नता, प्रकृति के जो मूल प्रकृति है वो भिन्नता नहीं रखती है, वही उसका मूल है। वर्ण मतलब कि उसके संतानें भिन्न हो सकती हैं। मान लो आप लोग मनुष्य हो, आप लोग सब लोग अलग अलग हो, परंतु एक नाम आप लोगों को क्या दिया गया है? मनुष्य। क्या दिया गया है? मनुष्य नाम दिया गया है ना। अब आप लोगों को मैं कह दूं कि आप लोग तो गाय हो, भैंस हो, तो ये क्या हो जाएगा? अविद्या हो जाएगी और ये समन्वय नहीं होगा। ये समन्वय होगा क्या? ये नहीं होगा। हाँ, समन्वय नहीं होगा ना। मनुष्य की जो, जैसे कि माँ है, ठीक है, तो माँ के बच्चे अलग अलग गुणकर्म स्वभाव वाले होते हैं, तो इसे समन्वय कहते हैं, ठीक है। और यदि हम कह दें कि किसी गाय का बच्चा भी माता के समन्वय में आएगा, तो वो आएगा क्या? गाय का बछड़ा और मनुष्य का बछड़ा जो है एक समन्वय में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? बताइए। नहीं गिना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कभी भिन्नता मत रखिएगा जीवन में। गुण कर्म स्वभाव अलग हो सकते हैं, परंतु मूल प्रकृति तो वही रहेगी। मूल प्रकृति से भी मत भटकना आप लोग, ठीक है। मूल प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है,
उसके जो उपादान कारण होते हैं, जैसे महत है, अहंकार है, बुद्धि है, मतलब कि बच्चे, माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में होता है? बच्चे में होता है। हाँ, उत्पन्न ही हुए हैं वही कार्य जगत है, बस ये समझ लीजिए। जो उत्पन्न हुआ है वही कार्य जगत है। समझ में आ रहा है? हाँ, सब कार्य है। नहीं, मूल प्रकृति केवल अनादि है। सत्रह स्तंभ भी जड़ है, वो भी ठीक है। केवल मूल प्रकृति अनादि है, बाकी सब जो है क्या है? कार्य जगत है। महत से लेकर के नहीं नहीं, वो प्रकृति है। मूल प्रकृति क्या है? वह अनादि है, वह सदा से है मूल प्रकृति। आप लोगों को कितनी बार मैं कह चुका हूं कि 3 पदार्थ अनादि हैं। कौन कौन से? जब तीनों अनादि है तो फिर कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं आप लोग, बताइए? हैं? ये तो यहाँ पे परिभाषा बताई गई ना, सत्रह स्तंभ को प्रकृति कहते हैं। तो अभी आप पीछे वाले सूत्रों में कहा कि तीनों गुण क्या हैं? अनंत हैं। तीनों गुण क्या होते हैं? और तीनों गुण की साम्यावस्था, मतलब जब कोई कार्य नहीं होता है तब प्रकृति होती है। जब कार्य प्रारंभ हो जाता है तो वो प्रकृति नहीं रहती है। पीछे आपने गैप कर दिया सांख्य में। जब कार्य जगत प्रारंभ हो जाता है तो वो मूल प्रकृति नहीं होती है। जब प्रकृति साम्यावस्था में होती है तो वो मूल प्रकृति होती है। और जो मूल प्रकृति होती है उसमें तीनों गुण साम्यावस्था में हो जाते हैं, कोई सक्रिय नहीं होता है गुण। मूल प्रकृति में तीनों गुण सक्रिय ही नहीं होते हैं, पता है आपको? पीछे वाला सूत्र मिस कर दिया आपने। पीछे वाले सूत्र में था कि मूल प्रकृति साम्यावस्था में होती है, कोई सक्रिय नहीं होता है, न रजोगुण, न तमोगुण, न सत्वगुण। इसीलिए प्रकृति को अनादि कहा गया है। आप लोग थोड़ा सा मिस कर दोगे ना, जैसे कि चेस के खेल में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो चेस हाथ से निकल जाता है, वैसे ही सांख्य में यदि थोड़ा सा मिस कर दोगे आप लोग, एक सूत्र भी मिस कर दोगे, आगे पीछे भी हो जाओगे तो भी आप नहीं समझ पाओगे इसको। पकड़ के चलना पड़ेगा आपको।